तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका नेक्स्ट चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेकर आऊं आपके लिए 12th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट 2, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नीट के बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चंस एंड काफी सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है, तो पार्ट 1 को मैं पिन कर दूंगा, तो पार्ट 1 को देखे बिना पार्ट 2 पे मत आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें, मैंने आपको क्या पढ़ाना था, बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपको पता है। बायोटेक्नोलॉजी के तब एनसीईआरटी की एक लाइन को स्क्रूटनाइज करेंगे, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को समझेंगे। चलिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1 के अंदर ये सब कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने स्टार्ट करना है क्या। पार्ट 2 में करते हैं हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट, हाँ ये रहा। पार्ट 2 में मैंने आपको जेल इलेक्ट्रो पार्ट 1 मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया था। अब हम करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख भी दिया था पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका कहाँ तक रहेगा, पार्ट 1 में आपका कहाँ तक रहेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा। फिर आपको पार्ट 2 कंटिन्यू करने के लिए आपको क्लोनिंग वेक्टर के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। देखिए, यू नो डेटा प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। हैव अ एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, किसके अंदर, हमारे बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के अंदर। विद इन अ बैक्टीरिया सेल्स इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल द क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि जो क्या करता है वो कंट्रोल करता है किसको, कि कितनी डिवीजन होगी, अब कितनी डिवीजन होगी किसके, क्रोमोसोम्स के। क्योंकि रेप्लिकेशन के अंदर ही क्या होता है मेरा, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब रेप्लिकेशन होगा तो वहां पे डीएनए बढ़ेगा, और डीएनए बढ़ेगा तो क्रोमोसोम्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है ना कि क्रोमोसोम्स इज अ हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज असोसिएशन रीजन का यहाँ पे नीट में क्वेश्चन बनने का 100% चांसेस है। तो ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ नीट एफ वाई क्यू। वट इज एफ वाई क्यू, एफ वाई क्यू इज सिंपल अ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। तो ये 2026 का बनाने के चांस है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइन ही कुछ इस तरीके की है। देखिए क्या बोला गया है, because bacteria of the highest number per cell have very high copy number as their genome with the bacterial cell। यानी कि जो हमारा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम होता है या बैक्टीरियो प्लाज्मिड होता है, उसके पास क्या होती है, हाई नंबर ऑफ कॉपी पर सेल की कैपेसिटी होती है। क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब वो वेरी कर सकती है, कुछ सेल्स के अंदर यहाँ पे 15 से 100 के आसपास होती है, जो कि एनसीईआरटी का डेटा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 से 100 हो सकती है। और कुछ के अंदर कितनी होती है हमारी, 1 to 2 सेल कॉपीज पर सेल, 1 to 2 कॉपीज पर सेल। सिंपल, क्या आपको बात समझ आ गई, 1 to 2 कॉपीज पर सेल, और या फिर ये 15 to 100 सेल पर सेल, 100 कॉपीज पर सेल। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट डेटा दे भी रखा है, 15 to 100 सेल पर कॉपीज एंड देयर नंबर्स आर इवन हायर इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज। जब भी मैं बैक्टीरियोफेज से एलियन पीस ऑफ डीएनए को अटैच कर दूंगा, या फिर प्लाज्मिड से, और का मतलब होता है ऑप्शन, यानी कि ये और ये दोनों सेम ही चीजें हैं। डीएनए वी कैन मल्टीप्लाई द इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी ऑफ नंबर ऑफ प्लाज्मिड। यानी कि अगर मैं कह दूं मैंने प्लाज्मिड के साथ हमारा डीएनए बाइंड कर दिया, तो मैंने बोल दी 400 कॉपी, तो 400 कॉपी ही किसकी बन जाएगी मेरे, डीएनए की। तो मेरा काम आसान हो गया। तो वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं उसका, और हायर नंबर ऑफ कॉपीज दे भी रखा है मैंने, 1 to 2 कॉपीज पर सेल, 15 to 100 कॉपीज पर सेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Vectors used in the present and are engineered such as way that they help in a linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। अब recombinant आपको पता ही है, अगर ये लिंक हो गया तो recombinant बन जाएगा, अगर ये लिंक नहीं हुआ, अगर ये लिंक नहीं हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। समझ आ रही है आपको बात, तो सिंपल ही होता है। तो उसको पहचानने के लिए मेरा प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फैसिलिटेट फॉर क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के काफी सारे फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहला आता है मेरा कौन सा, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या आता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, वो ओरिजिन जहां से मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या, द ओरिजिन स्टार्ट्स रेप्लिकेशन। तो इस ओरिजिन को क्या कहते हैं, सिंपली इस ओरिजिन को क्या कहते हैं, ओआरआई साइट। और ओआरआई साइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर से बताता हूँ, दे आर 80 रिच एरिया। क्या कहते हैं इसको हम, 80 रिच एरिया। व्हाट इज 80, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन। व्हाट इज ए से एडेनिन एंड टी से थाइमिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो 80 रिच एरिया है। द ओरिजिन ऑफ स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन, कहां से स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन से। द फैक्टर दैट फीचर्स द रिक्वायर्ड फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू द वेक्टर्स। ठीक है, अब ओआरआई साइट की बात करें सिंपली, तो द सीक्वेंस ऑफ द फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, सिंपल दे रखा है, एंड एनी पीस ऑफ द डीएनए वेयर लिंक ऑफ द सीक्वेंस
can be made by the replication with the host cell. The sequence is also responsible for controlling the number of copies. क्या बोल रखा है यहाँ पे? Controlling the number of copies of the linked DNA. जो भी मैं इससे DNA को लिंक करूंगा तो उसके लिए क्या होगा, ये ORI साइट होगी यहाँ पर, वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉपीज को. इज इट क्लियर? ठीक है. एंड linked DNA. So if we want to discover the many copies of the target DNA, it should be cloned by the vector whose ORI site is high copy number. यानी कि जिसकी कॉपी नंबर हाई होगी, मैं उसके साथ उस प्लाज्मिड के साथ अटैच करा दूंगा, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, डीएनए का ज्यादा अमाउंट की कॉपी बन जाएगी. इजी है, बहुत इजी है. नीट के अंदर यहाँ पे भी चांसेस है यहाँ पे. फर्स्ट ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन स्टार्ट, कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉपीज लिंक डीएनए. समझ आ गया बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड आता है मेरा सिलेक्टेबल मार्कर. यही क्लोनिंग वेक्टर के टाइप्स है, क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायर्ड चीजें है. सेकंड आता है सिलेक्टेबल मार्कर. अभी सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, रेड कलर का एक मार्कर यूज कर रहा हूँ. क्या यूज कर रहा हूँ? मार्कर. जो रिप्रेजेंट करता है किसको? जो मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको? सिंपली जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पर मैं कुछ चीज का यूज कर रहा हूँ, तो उसको कहूंगा मैं क्या? सिलेक्टेबल मार्कर. इन एडिशन ORI साइट वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर वो मार्कर्स होते हैं जैसे हम हाइलाइटर्स यूज करते हैं, सिमिलरली उसकी तरह जो बताते हैं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही वो बताते हैं कि ये वाला डीएनए वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये वाला डीएनए मेरा पीस इंपॉर्टेंट है. समझ आ गई? विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट. बहुत ही इजी लाइन है समझने के लिए. देखो सिलेक्टर मार्कर क्या करते हैं? इनेबल करते हैं, इनेबल करते हैं, हेल्प करते हैं हमारा इसमें, इसके लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट को आइसोलेट करने के लिए. वो तो हो गया. उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट को. ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? जब भी मेरा सेल अपटेक कर लेता है किसको? मेरे डीएनए को, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट. क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसफॉर्मेंट. जो नहीं कर पाता उसको कहते हैं हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि डीएनए अंदर नहीं जा पाता किसके? हमारे सेल के. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम. बता दिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कि होस्ट के अंदर हम एडिशन कराते हैं. अब देखो नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक. देखो हम क्या करते हैं इसमें? एंटीबायोटिक जीन्स का भी यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का, सच एज एम्पिसिलिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या? एम्पिसिलिन. क्लोरोफेनिकॉल. क्या? क्लोरो एम्फेनिकॉल. कौन सी है? क्लोरो एम्फेनिकॉल. एंड टेट्रासाइक्लिन. कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन. और लास्ट है कैनामाइसिन. कौन सी है? कैनामाइसिन. ये सारी क्या है? मेरे एंटीबायोटिक्स है. क्या ये? एंटीबायोटिक्स है, जो बताती है किसको? किसी भी जीन को एंटीबायोटिकली, यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी कहा जाता है. दे आर कंसीडर यूजफुल फॉर सिलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई. अब इसके अंदर इकोलाई का बहुत बड़ा रोल होता है. आपको पता है इकोलाई की फॉर्म क्या होती है? एस्क्रिशिया कोलाई. सिंपल है, इजी है. एस्क्रिशिया कोलाई. इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी अ रेसिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ द एंटीबायोटिक्स. इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक को वो नहीं लेते हैं. थर्ड बात करते हैं हमारा किसका? क्लोनिंग वेक्टर की, यानी कि क्लोनिंग साइट की. सॉरी, किसकी बात करते हैं? क्लोनिंग साइट की. अब वो साइट जहां पर क्लोनिंग हो रही है उसको कहेंगे क्लोनिंग साइट. इन ऑर्डर ऑफ द लिंक ऑफ द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव द वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट. अब रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? जहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं. क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज की ये डीएनए सही है या नहीं है बाइंड करने के लिए. दिस कॉमनली यूज फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. किसके लिए यूज होती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यूज होती है. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन अ वेक्टर will generate several fragments. क्या जनरेट करता है? several fragments. तो इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या करता है? several fragments. ठीक है. which complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA carried out as a restriction site from the in one of the DNA. Antibiotic resistance. ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बता दिया आपको. फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए. क्या ऐड कर सकते हैं हम? फॉरेन डीएनए. किसी बाहर के डीएनए को ऐड करते हैं तो फॉरेन डीएनए कहते हैं. बताइए आपको. ठीक है. इन BAM-H1. अभी BAM-H1 क्या है? तो उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ. किसका? PBR322, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा नीट पर्सपेक्टिव से और बहुत ही टाइम बहुत ज्यादा बार पूछा गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट 2016 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने इसके अंदर, फेज 1 में भी एंड फेज 2 में भी. तो ये बात आपको ध्यान रखना है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. सबसे पहले बात करें किसकी? ये है मेरा PBR322. आपको एनसीईआरटी के अंदर इसकी फुल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपके लिए इसकी फुल फॉर्म लेकर आया हूँ. इसकी फुल फॉर्म का नाम क्या क्या कहते हैं इसको हम? प्लाज्मिड. बी से बॉलीवर. आर से रॉड्रिक्यूज. क्या होगा? रॉड्रिक्यूज. और 322 इज अ स्ट्रेन नंबर. क्या होगा? ये स्ट्रेन नंबर. तो बात समझ आ गई आपको? ये दिस इज अ नेम ऑफ PBR322. इसकी फुल फॉर्म है,
जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है बट हमें पढ़ना है फॉर आवर जनरल। ठीक है, अब बात करें इसमें, इसमें दो रेसिस्टेंट जीन होते हैं। कितने रेसिस्टेंट जीन होते हैं? रेसिस्टेंट जीन, ये भी क्या है? रेसिस्टेंट जीन। और कौन से? एंटीबायोटिक। कौन से? एंटीबायोटिक। तो इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसको भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जिसको कहते हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन जनरली क्या होता है? वो दो टाइप के जीन को कैरी करता है। फर्स्ट इज पीयूवी, पीबीयू1। कौन सा? पीबीयू1। सेकंड इज पीएसटी1। कौन सा? पीएसटी1। ये सारे क्या है? कोड्स है। क्या है? सारे कोड्स है जिसके, हमारे रेसिस्टेंट जीन के। सेकंड बात करें किसकी? टेट्रासाइक्लिन की, तो इसका इजी याद करना, बाम-H1 एंड साल1। क्या है? बाम-H1 एंड साल1। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जो कि कहां पर प्रेजेंट है? एम्पिसिलिन पे और टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? इकोआर1 एंड क्लेवन एंड हिंड3। दीज आर आल्सो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स which helps to enable डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है। ठीक है, इको-R1 हो गया, क्लेवन हो गया, हिंड3 हो गया। सेकंड बात करें ओआरआई साइट, मैंने आपको बताया था एटी रिच होगा। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो कौन सा रीजन होगा? एटी रिच। जैसे क्या होगा मेरा? स्टार्ट होगा क्या? रिकॉग्नाइजेशन एंड आरओपी। आरओपी क्या होता है? सिंपली रीजन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सिंपली क्या होती है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जहां पर एक और जीन लगा होता है मेरा। कौन सा? पीवीयू2। कौन सा लगा होता है? पीवीयू2। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लगा होता है? पीवीयू2। ठीक है, अब इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शो द रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड हिंड3, इको-R1, बाम-H1, साल-H1, पीवीयू2, पीएसटी1, क्लेवन, ओआरआई एंड द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। आरओपी कोड फॉर प्रोटीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में बहुत स्क्रूटिनाइज करके निकलती है। इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट के अंदर क्वेश्चन बनने के चांस 100% है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। क्यों? बिकॉज आरओपी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। प्लाज्मिड इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए हमारा हेल्प करता है कौन? आरओपी। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब PBR322, the recombinant plasmid will lose the tetracycline resistant gene due to the insertion of foreign DNA. but it can select it from the out of recombinant यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। मतलब देखो फिर से पढ़ते हैं एक बार इसको, क्या बोला एनसीईआरटी ने? देखो इजी है। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। क्या कर लेगा जनरली? हमारा जो प्लाज्मिड होगा वो किसको लूज कर देगा? टेट्रासाइक्लिन को लूज कर देगा। क्यों लूज कर देगा? क्योंकि वहां पर इंसर्शन हो गया। इंसर्शन हो गया इसका मतलब वो एक्टिवली यानी इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव। और कौन इनएक्टिव हो गया? टेट्रासाइक्लिन। देन बात करें किसकी? आगे आगे DNA but can still selected out from non-recombinant once by the plating of transformant of ampicillin। अब जनरली मेरे को क्या करना पड़ेगा? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के थ्रू मेरे को रिकॉम्बिनेंट एंड जो ट्रांसफर हुआ है उसको एंड नॉन ट्रांसफर दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सिंपली मैंने आपको बता दिया, जब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम क्या? टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिविटी यानी कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां पर एम्पिसिलिन के अंदर वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर 100% होगी और यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए कंटेनिंग मीडियम द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन। देखो वही वाली लाइन जो मैंने आपको बोली, इंपॉर्टेंट लाइन है। कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर इनटू मीडियम कंटेनिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन, जिसको मैंने एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो करा दिया। एम्पिसिलिन के अंदर मैंने कल्चर ग्रो करा दिया। अब मैं उसको कहां पर ट्रांसफर करूंगा? टेट्रासाइक्लिन के अंदर। किसके अंदर? टेट्रासाइक्लिन के अंदर। टेट्रासाइक्लिन के अंदर अगर वो ग्रो करती है तो क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर वो ग्रो नहीं करती दैट मींस इट्स अ रिकॉम्बिनेंट पार्ट। कौन सा पार्ट होगा वो? रिकॉम्बिनेंट पार्ट। समझ आ गया? द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट इन कंटेनिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी। क्या बात समझ आ गई आपको? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखते हैं आगे। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग बोथ, यानी कि एम्पिसिलिन मीडियम प्लस टेट्रासाइक्लिन मीडियम को मिला के मैं क्या बनाता हूँ? अपना आइडेंटिफाई करता हूँ किसको? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे? देखिए एम्पिसिलिन के अंदर ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स ग्रोथ है। इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, तो दैट मीन्स ग्रोथ है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे उसको हम? नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो दोनों ग्रोथ में पार्टिसिपेशन ले ले इसको कहेंगे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट। जो एक में ग्रोथ करे और एक में ना करे, एक में करे और एक में ना करे, तो उसको कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट। वेरी गुड। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, नीट परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया बात को आपको? ठीक है। इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग अ ट्रांसफॉर्मेंट
वेयर द ईच एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, देखते हैं आगे, जीन कैन गेट इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट, ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी लाइन है, बहुत ही ज्यादा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये लाइन मेरे को क्या बता रही है, सिंपली ये लाइन मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी मेरा कोई मॉलिक्यूल, सिंपली मेरा कोई मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो ये वर्क करना बंद कर देगा। जैसे कि इसका काम क्या है, लिखना, तो जब भी मैं इसमें कुछ ऐसी चीज ऐड कर देता हूँ जिसकी वजह से नहीं लिख पा रहा, तो दैट मींस इसका फंक्शन बंद हो जाएगा, ये लिख नहीं पाएगा। और इससे मेरे को क्या पता लगा कि कोई चीज यहाँ पर इंसर्ट हुई है, कोई चीज यहाँ पर इंसर्ट हुई है। और यही कॉन्सेप्ट है मेरा किसका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब समझ आ गया होगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसको समझने में डील करते हैं काफी चीजें, ठीक है। डीएनए हेल्प इन सिलेक्टिंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट। अब यही इंसर्शन एक्टिवेशन से मैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में इजीली पता लगा सकता हूँ, ठीक है, कौन सा हुआ है। इंसर्शन इन एक्टिवेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कंबरजोम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कंबरजोम। प्रोसीजर टू, बिकॉज असोसिएशन रीजन के क्वेश्चन फिर से यहाँ से बनने के चांस है। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग अ डिफरेंट एंटीबायोटिक जीन्स, यानी कि बोला गया है देयर इज अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैज बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि मैं अलग अलग मेथड यूज कर सकता हूँ नॉन रिकॉम्बिनेंट को और रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि मेरा किस में हेल्प करता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स में। बात समझ आ गई, देखिए कैसे इंसर्शन इन एक्टिवेशन बेस्ट मेथड है क्या, देखिए कैसे, रिकॉम्बिनेंट एंड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ प्रोसीजर ऑफ कलर। तो सबसे मेन कंपोनेंट क्या है मेरा, कलर। कलर के बेसिस पे मैं इनएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बात समझ आ गई, जिसके थ्रू मेरे को इजी पता लग जाएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट हुआ है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ है। तो मेरा कौन सा बेसिस है मेन, कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन को हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी निचोड़ हम कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करें द ये रहा कलर, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का क्या होता है, कलर सबस्ट्रेट, कैसा, कलर सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक का मतलब क्या होता है, कलर सबस्ट्रेट, कलर सबस्ट्रेट, जो भी कलर शो करेगा उसको कहेंगे क्रोमोजेनिक। इन आ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद अ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है, अगर लैक्सेट जीन के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये ग्लूकोज को, ओ सॉरी, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है ये, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। देखिए लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, एंड फर्दर उसके मोनोमर्स के अंदर, ग्लैक्टोज हो गया है, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपली। तो देखा हमने क्या देखा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स अ ब्लू कलर। अब प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जनरली क्या शो करता है, कलर शो करता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा तो उसका मतलब कलर शो होगा। सिंपली याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा तो कलर शो होगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बंद हो गया दैट मींस इंसर्शन इनएक्टिवेशन, जो मेरा रिप्रेजेंट करेगा क्या, कोई चीज यहाँ पर ऐड हुई है और वो ऐड होना क्या है, रिकॉम्बिनेंट। क्या है वो, रिकॉम्बिनेंट, जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ सिंपली क्या, कि मेरा रिकॉम्बिनेंट मिल गया, जो कि कैसे पता लगेगा, नॉन कलर सब्सटेंस से, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करना बंद कर देगा तो कैसा कलर शो होगा, कलरलेस, व्हाइट कलर या कलरलेस कह लो, कैसा कलर कह लो, कलरलेस। चलिए कैसे देखते कैसे, एंड गेट कॉलोनाइज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% नीट में पूछे जाएंगे चांस है, ध्यान रखना। दिस आर आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, कैसे देखिए, एनसीईआरटी का निचोड़ लेके आया हूँ। ब्लू कलर को जब शो करता है तो यानी कि मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, यहाँ पर फंक्शन कर रहा होगा, डेट मीन्स फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनी ग्रो होगी। तो ब्लू कलर की कॉलोनी क्या होगी, ग्रो होगी। तो जो रिप्रेजेंट करेगा मेरा क्या, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना, नहीं बना, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। अब बात करें किसकी, जब मेरा बीटा गैलेक्टोसाइड बंद हो गया यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, ये ध्यान रखोगे, हिंदी में ध्यान रखोगे, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। जिसका मतलब क्या है, फंक्शन स्टॉप हो गया, और फंक्शन स्टॉप हो गया तो व्हाइट कलर शो करेगा क्योंकि कलरलेस हो जाएगा वो, और कलरलेस ही रिप्रेजेंट करेगा मेरा किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। क्या बात समझ आ गई आपको, वेरी गुड। अब बात करते हैं मेरा नेक्स्ट स्टेप, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर एंड जीन प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्लोनिंग वेक्टर बना उसको मैं प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसफर करूंगा, उसी प्रोसेस को पढ़ते हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट लर्न दैट लेसन ट्रांसफॉर्मिंग जीन। अब ट्रांसफर करना होगा ना उस जीन को जो बन गया इनटू द प्लांट एंड एनिमल।
अब प्लांट और एनिमल के लिए दो केस होते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं प्लांट के लिए, सिंपली मैं आपके लिए प्लांट के लिए बताता हूँ आपको। प्लांट के लिए हमें जीन यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियम। क्या यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियम, जो कि कैसा प्लांट है? डाइकोट प्लांट है। कैसा प्लांट है? डाइकोट प्लांट है। इस डाइकोट प्लांट के थ्रू हम पता लगाते हैं कैसे हमारा जीन कैंसरस सेल के अंदर, प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। देखिए कैसे। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको हम? टी प्लाज्मिड। तो यही टी प्लाज्मिड मेरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट करता है किसको? नॉर्मल प्लांट को। नॉर्मल प्लांट को किसके अंदर? कैंसरस प्लांट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है डीएनए? नॉर्मल प्लांट टू कैंसरस प्लांट, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियम का क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। क्या बात समझ आ गई आपको? देखिए, ट्यूमर ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस plant cells also in a tumor cell. So DNA transfer a normal plant cell into a tumor and direct to tumor cells to produce the chemical required for by the pathogen. जो केमिकल रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस, देखो प्लांट के लिए क्या था? हमारा टीडीएनए था। ऐसी ही रेट्रोवायरस जो कि एचआईवी कॉज करता था, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन लैटेंट डिजीज में, मैंने उसकी वीडियो भी जल्दी डाल देनी है, आप देख लेना। जो एचआईवी था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि रेट्रोवायरस से निकलता था, वो भी क्या करता है? ह्यूमन के अंदर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करता है? कैंसर सेल्स के अंदर। और कहां पर अटैक करता है ये भी बताता हूं आपको, मैक्रोफेज में। कहां पर अटैक करता है? मैक्रोफेज में। तो ये बात आप लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म अ नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल। तो रेट्रोवायरस एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर द नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट आर्ट ऑफ डिलीवरिंग ऑफ जीन पैथोजन इन अ यूकैरियोट होस्ट has generated a knowledge of transfer this the tools by pathogen useful vector delivering gene interested of humans। मतलब इन्हीं को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? हमारे फायदे के लिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, जो नुकसान दे रहा है उसी को हम क्या कर लेंगे? उसका फायदा उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे? उसको टॉर्चर करें, उसके साथ खेल के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, जो ये प्लाज्मिड था, इसका टीआई प्लाज्मिड लेंगे। जो प्लाज्मिड कौन सा होता है? टीआई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड होता है? टीआई प्लाज्मिड। इसको लेंगे एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियन को, हैज बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में हम मॉडिफाई कर देंगे, यानी प्लाज्मिड की तरह उसको यूज करने में मॉडिफाई कर देंगे। कैसे? विच इज नो मोर पैथोजेनिक, उसको पैथोजेनिक से हटा देंगे। प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज अ मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी, यानी कि वो आगे डिजीज कॉज नहीं करेगा, वो क्या कर देगा? हमारी डिलीवरी में काम आएगा। जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट, हमारे जीन को आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव बीन डिसआर्म्ड। डिसआर्म का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिसआर्म, डिसआर्म का मतलब उसको डैमेज कर देना, उसके अंदर चीजों को निकाल देना जो उसको नुकसान देती थी हमारे प्लांट्स एनिमल्स को। नाउ यूज्ड एज अ डिलीवर ऑफ डिजायरेबल जीन इनटू अ प्लांट सेल। सो वंस ऑफ द जीन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैज बीन लाइगेटेड, जब उसके साथ लाइगेट कर देंगे, किससे? डीएनए लाइगेज से, ये भी ध्यान रखना, इनटू द सुटेबल वेक्टर। सुटेबल वेक्टर्स ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देंगे एंड देन प्लांट एनिमल्स यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। किसके? डीएनए की। क्या बात समझ आ गई आपको? ये रहा, इसको हमने क्या कर दिया? कैंसर सेल्स को। नाउ मॉडिफाई प्लाज्मिड रेट्रोवायरस यूज इन अ डिलीवरी ऑफ डीएनए। और कौन सा डीएनए? रिक्वायर्ड डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ मॉडिफाई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियम, जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, उसको भी मॉडिफाई करके मैंने क्या कर दिया? यूज कर लिया। किसके लिए? अपने काम के लिए। तो ये भी करता है इंसान, देखो, टॉर्चर करके अपना काम निकलवाना। बात करें कॉम्पिटिटेंट की। कॉम्पिटिटेंट का मतलब होता है आपको ताकतवर बनाना। क्या बनाना? ताकतवर बनाना। कॉम्पिटिटेंट का मतलब सिंपली यही होता है, ताकतवर बनाना। कॉम्पिटिटेंट होस्ट, हमें अपने होस्ट को ताकतवर बनाना, क्योंकि हमको डीएनए दे रहे हैं, तो वो डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या होना जरूरी है? ताकतवर होना जरूरी है। देखिए, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? H2O हीटर, H2O हीटर, ठीक है। H2O फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब क्या होता है? डर। फिलिक का मतलब क्या होता है? डर। तो पानी से डरने वाला। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो हमारा डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, ड्यू टू, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लिखोगे, यहाँ पे असोसिएशन रीजन बनेगा, ड्यू टू हाइड्रोफिलिक सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है। बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट मेड अप ऑफ कॉम्पिटिटेंट, हमें बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटिटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके? टेकअप कर सके हमारा डीएनए को। टू टेकअप द डीएनए, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दिस इज डन बाय द ट्रीटिंग ऑफ, अब देखो कैसे ट्रीट करते हैं किसी भी वेक्टर को। मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, सॉरी, किसी भी होस्ट को, किसी भी होस्ट को मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये मेरा होस्ट है, अगर मुझे इसको कॉम्पिटिटेंट बनाना है, क्या बनाना है? कॉम्पिटिटेंट, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इसको एक ट्रीटमेंट दूंगा। और कौन सा ट्रीटमेंट दूंगा? टू मेक अ कॉम्पिटिटेंट बनाने के लिए ट्रीटेड विथ डाइवेलेंट कटायन। किसके साथ? डाइवेलेंट कटायन। डाइवेलेंट कटायन का मतलब क्या है? ऐसा कटायन जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो?
कम हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, कम हो, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद मैं अपने इसको क्या बना सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव बना सकता हूँ। देखो एनसीईआरटी की लाइन यही कहती है सिंपली, ट्रीटिंग विद देम द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन, किसके साथ, डाइवेलेंट कटायन के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम, एनसीईआरटी में कैल्शियम दे रखा है, इंक्रीज द एफिशिएंसी विच ऑफ द डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स ऑफ सेल वॉल, ताकि मेरा सेल वॉल के थ्रू क्या हो जाए, इन पोर्स के थ्रू मेरा डीएनए क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए और निकल जाए बाहर की तरफ। समझ आ गई बात। अब इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन मेथड। क्या मेथड यूज करते हैं, पास्चराइजेशन मेथड। अब यही मेथड आपको स्कूल्स के अंदर भी कराया जाता है, स्कूल्स के अंदर भी कराया जाता है। कैसे, सिंपली वो क्या कराते हैं, आपको पता है डीएनए आइसोलेशन कराते हैं, वही सेम प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम ये वही प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, द बैक्टीरियम थ्रू आउट द पोर्स सेल वॉल से निकल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन द बी फोर्स्ड इनटू द सच ऑफ द सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। सबसे पहले मैं आइस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, आइस, फॉलोड बाय प्लेसिंग अ ब्रीफली 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक। फिर मैं उसको सडनली हीट शॉक दे दूंगा बाहर निकाल के, एंड देन पुटिंग देन बैक इनटू द आइस, देन वापस ठंडा कर दूंगा, यानी कि गर्म करके ठंडा करके गर्म करना, वही सेम प्रोसेस है। दैट इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो क्या कर देगा, झटके इतने देंगे हम बैक्टीरिया को जिससे वो क्या कर सके, अपना डीएनए को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो वही वाली बात है, जब पास्चराइजेशन मेथड कहते हैं, इसको हीट शॉक मेथड भी कहते हैं, जिसके अंदर हम चिल्ड इथेनॉल के अंदर भी ऐड करते हैं, वो बताऊंगा क्यों, अभी आप पढ़ते हैं। दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए। अब यही एक तरीका नहीं है किसी को भी हमें जबरदस्ती डीएनए देने का, और भी बहुत सारे तरीके, जैसे माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक्स, इसको जीन गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन गन। तो देखिए मैं बात करता हूँ किसकी, माइक्रो इंजेक्शन की। सबसे पहले बात करें माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्लांट्स के लिए यूज नहीं होता है, किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए यूज होता है। जो किसके लिए यूज होता है, फॉर एनिमल्स, ध्यान रखना ये बात, किसके लिए यूज होता है, फॉर एनिमल्स। जब भी मुझे एनिमल्स के अंदर जबरदस्ती अपना डीएनए को क्या करना हो, उनके सेल के अंदर क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो दिस इज प्रोसेस यूज फॉर ट्रांसफर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो दे रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ एनिमल्स, एनिमल्स के न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे। इन अनदर मेथड सुटेबल प्लांट्स सेल्स एंड बॉम्बार्ड विद अ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड टंगस्टन। सेकंड मेथड आता है मेरा कौन सा, सेकंड मेथड आता है मेरा बायोलिस्टिक्स। कौन सा आता है, बायोलिस्टिक्स। अब इस बायोलिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, जिसको हम जीन गन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, जीन गन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है, हम डिसआर्म्ड पैथोजन करेंगे, किसको, हमारे पैथोजन को, और कैसे करेंगे वो देखो सिंपली। इन अदर मेथड फॉर प्लांट्स, किसके लिए वैलिड है, सबसे पहले आप ये लिखोगे, किसके लिए वैलिड है, प्लांट्स के लिए। किसके लिए वैलिड है, प्लांट्स के लिए। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैं बोम्बार्ड करूंगा किसकी, हाई वेलोसिटी के अंदर, हाई वेलोसिटी के अंदर माइक्रो पार्टिकल्स, जैसे गोल्ड एंड टंगस्टन, गोल्ड एंड टंगस्टन। तो गोल्ड का फॉर्मूला ये होता है एंड टंगस्टन का फॉर्मूला डब्ल्यू होता है। इसको हाई वेलोसिटी से मैं क्या करूंगा, इसको बोम्बार्ड करेंगे एंड देन उसका न्यूक्लियस के अंदर हीट करेंगे, इसके वजह से मेरा प्लांट सेल भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा मेरा क्या, डीएनए। तो उसी को करने के लिए हम ये स्टेप करते हैं, जिससे हम डिसआर्म हमारा पैथोजन कर देते हैं। वेक्टर कैन बी विच अलाउ द इन्फेक्ट सेल ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। समझ आ गई बात को, जल्दी से आप इतना लिखिए, देखिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करता हूँ, जो भी मैं अपना डीएनए को आइसोलेट करा है, वो एक जेली फॉर्म में होता है, उसको मैं आइसोलेट करता हूँ। देखिए कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द सेवरल स्टेप्स टू स्पेसिफिक सीक्वेंस एज अ आइसोलेशन। आइसोलेशन के लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला मेरा आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। सबसे पहले मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा, और वो आइसोलेशन के लिए क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कल्चर द होस्ट सेल इनटू द मीडियम ऑफ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल के अंदर हमें ग्रो करना पड़ता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजायर प्रोडक्ट के लिए अपने, ठीक है। कैसे करते हैं, रिकॉल अ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल इज ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको पता है पहले मैं अपने डीएनए को क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, इसको मॉलिक्यूलर क्या कहते थे हम, मॉलिक्यूलर क्या कहते थे, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या कहते थे इसको हम, मॉलिक्यूलर बताओगे, ठीक है। इट नीड टू बी प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स साइंस, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विद इन अ मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए। अब हमें सेल को भी क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर दे, अपने डीएनए को रिलीज कर दे। वो कैसे, दिस कैन बी अचीव बाय द ट्रीटिंग विद द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल इन टिश्यू विद द सच ऑफ द लाइसोजाइम, सेल्यूलेज एंड काइटिनेज। अब क्या करते हैं, देखो मेरे को किसी भी सेल के अंदर जो उसके प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, और सेल्यूलोज के बने होते हैं अगर प्लांट की बात करें, और किसके बने होते हैं, लाइसोजाइम्स, जो लाइसोसोम ब्रेकिंग एंजाइम्स होते हैं। अब
यहाँ पर ना देखो एज वर्ड यूज हो रहा है, एज वर्ड यूज हो रहा है, एज वर्ड यूज हो रहा है। एज का मतलब होता है सिंपली एंजाइम्स। क्या यूज होता है? एंजाइम्स। और कौन से एंजाइम्स? जो इसी को डाइजेस्ट कर देंगे, जो इसी को डाइजेस्ट कर देंगे, तो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को कहते हैं हम क्या? वो इन्हीं के नाम से जाना था, एज। ठीक है, अब बात करते हैं, दिस कैन बी अचीव बाय द ट्रीटिंग विद द बैक्टीरियल सेल, प्लांट एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया। अगर मुझे बैक्टीरिया के अंदर से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले किसे ट्रीट करूंगा? लाइसोजाइम से। फिर सेलुलेज। अगर मुझे प्लांट के अंदर से डीएनए निकालना तो क्या एंजाइम क्या क्या ट्रीट करूंगा मैं? क्या ट्रीट करूंगा मैं? सेल्यूलेज, क्योंकि सेलुलोज होता है उसके अंदर। काइटिनेस, जो फंगस के लिए यूज होता है। ठीक है, यू नो दैट द जीन लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवीन द प्रोटीन सच एज हिस्टोन। आपको पता है हिस्टोन के अंदर बाइंड होता है आपको प्रोटीन। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसकी वीडियो भी आपको डीएनए पैकेजिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो 3 to 10 मिनट की 18 मिनट की वीडियो है हमारी, तो उसको जरूर देख लेना, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट डीएनए पैकेजिंग का कवर हो जाएगा। देखिए, ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज विद प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएज। अब मुझे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को ट्रीट कराना पड़ेगा, जो कि क्या होता है मेरा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को कहेंगे हम क्या? प्रोटीएज। क्या कहेंगे? प्रोटीएज, जिसको डाइजेस्ट करता है कौन? मेरा प्रोटीन को, जिसको कहते हैं प्रोटीएज। प्रोटीन से ट्रीट करेंगे। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट विद प्योरीफाइड डीएनए अनलिमिटेड प्रेसिपिटेट। पीपीटी बनाते हैं हम इसकी, एंड पीपीटी आउट फ्रॉम द डाइजेशन बाय चिल्ड इथेनॉल। अब इसके अंदर जब चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? चिल्ड इथेनॉल, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे होती है, जिसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं। क्या करते हैं? रेफ्रिजरेट। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल, इसको हम क्या करते हैं जब हम डालते हैं तो मेरा क्या होता है? जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक ऊपर आके फ्लोर पे सस्पेंशन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सस्पेंशन में। और उसी सस्पेंशन में आने के बाद उसको हम फाइन थ्रेड को क्या कर लेते हैं? आइसोलेट कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? आइसोलेशन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को? आइसोलेशन। क्या बात समझ आ गई? तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पर, किस पे बेस्ड? इस पर बेस्ड, जो कि चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, आगे बात करें, कटिंग ऑफ डीएनए विद स्पेसिफिक लोकेशन। हमें स्पेसिफिक लोकेशन से कट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जाके उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना अपना रिक्वायर्ड जीन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपली पीसीआर का कॉन्सेप्ट। कौन सा यूज करते हैं? पीसीआर का कॉन्सेप्ट। और पीसीआर की मैंने वन शॉट जो है, एक शॉर्ट्स डाल रखी है, जो कि 3 मिनट की, सॉरी 2 मिनट की शॉर्ट है। 2 मिनट की शॉर्ट है, और 2 मिनट के अंदर आप पूरा पीसीआर को कवर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से टाइम लग रहा हो तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स। बात करें पीसीआर के अंदर, हम एग्रोस जेल का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम ग्रो कराते हैं, हम क्या? ग्रोथ कराते हैं, जिसको हम एम्प्लॉय टू चेक प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, जिसके अंदर मैं डीएनए को सेपरेट कर रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जिसके अंदर मैं कौन सा जेल यूज करता हूँ? एग्रोस जेल। कौन सा जेल यूज करता हूँ? एग्रोस जेल। और उसी एग्रोस जेल को मैं क्या कर सकता हूँ? आइसोलेट करने में हेल्प करेगा, जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर देगा। उसी फ्रेगमेंट को निकाल के मैं उसी की मल्टीपल कॉपी करेंगे, और उसी मल्टीपल कॉपी की प्रोसेस को कहते हैं हम पीसीआर। क्या कहते हैं? पीसीआर। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहूँ तो ये सारा जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये किसका स्टेप है? हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ आ गई बात के? ठीक है, तो जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व द सर्वर प्रोसेस। जैसे सबसे पहले आएगा लाइगेज एंड मिक्स करेंगे उसके साथ। ठीक है, सेकंड में आता है पीसीआर, ताकि मेरा रिक्वायर्ड या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या कर सकूं? जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या कर सकूं? आइसोलेट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकूं। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ क्या? पीसीआर का कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज यूजिंग द पीसीआर। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज। क्या होता है एम्पलीफिकेशन मतलब? मल्टीपल कॉपीज। तो देखिए कैसे, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉली का मतलब क्या है? बहुत सारी, मरेज का मतलब क्या है? एंजाइम। चेन मतलब एक चेन, रिएक्शन मतलब पूरी प्री रिएक्शन। तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी रट्टा कभी नहीं करेंगे हम, हमेशा क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट में डील करेंगे। किस में डील करेंगे? कॉन्सेप्ट में। चलिए बात करते हैं, आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे 4 स्टेप के अंदर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस 4 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्टेप बोला मैंने डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं? सिंपली डीनेचर करते हैं हमारा डीएनए को, डीएनए के टेम्पलेट्स को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग। क्या करेंगे इसको हम? अलग अलग। तो मैंने अलग अलग कर लिया, तो उसी स्टेप को कहते हैं हम डीनेचुरेशन, जिसके अंदर मेरे को 92 से 95 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करना पड़ता है, जिससे मेरा 5-3 अपोजिट एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होता है, पता है डीएनए आपको, जो कि अलग अलग हो जाता है। एंड जिसके अंदर मैं ऐड करता हूँ सेकंड स्टेप एनिलिंग, जिसमें अंदर मैं न्यू डॉटर स्ट्रैंड के फॉर्मेशन का स्टेप ऐड करता हूँ, जिसको कहते हैं हम एनिलिंग सेकंड स्टेप, जिसके अंदर मैं ऐड करता हूँ क्या? प्राइमर। क्या ऐड करता हूँ? प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है? दिस इज अ सब यूनिट इनिशिएट द
न्यू स्ट्रैंड, इनिशिएट द न्यू स्ट्रैंड। प्राइमर क्या करता है, इनिशिएट डीएनए स्ट्रैंड, या फिर कह लो न्यू डीएनए, न्यू डीएनए को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये अपोजिट पोलैरिटी में करेगा, यानी कि इस तरीके से ऐड होगा, तो ये हमारा हेल्प करता है किसके अंदर, आगे जाके फॉर्मेशन के अंदर, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा आता है थर्ड स्टेप, तो कहता है डीएनए पॉलीमरेज, ये स्टेप जिसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब जो मेरा बना वहां पर डीएनए फॉर्म हो जाएगा, वहां पर डीएनए फॉर्म हो जाएगा न्यू, और जो मेरा ओल्ड डीएनए है उस पर न्यू डीएनए फॉर्म हो जाएगा। देखो ये हो गया, यानी कि मेरा न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो गई। अभी न्यू डीएनए जो फॉर्म हुई है, इसको मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। क्या करूंगा, एक्सटेंड। और कैसे एक्सटेंड होगी, बाय द एडिंग अ टेक पॉलीमरेज। क्या, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम सब्सट्रेट है, जिसको मैं डीएनटीपी के साथ यूज करता हूँ। किसके साथ यूज करता हूँ, डीएनटीपी। डीएनटीपी का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये नीट के अंदर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। 2016 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इसका। क्या पूछा गया है, डीएनटीपी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, व्हाट इज डीएनटीपी का फंक्शन, क्या होता है। दिस इज अ सबस्ट्रेट। क्या ये सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है, जो कि हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन न्यू डीएनए फॉर्मेशन। किसमें हेल्प करता है, न्यू डीएनए फॉर्मेशन। समझ आ गई। अभी न्यू डीएनए की स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रही है, इसको हेल्प करेगा फॉर्मेशन में। देन इसकी हम लास्ट स्टेप जिसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन, उसके अंदर हम इसके 30 साइकिल्स रन करेंगे। कितने साइकिल्स रन करेंगे, 30 साइकिल्स। और उसी 30 साइकिल्स के अंदर देखो मैंने दे भी रखा है, ऑर्डर इन नीट 2018 में पूछा गया यहीं से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, एम्पलीफिकेशन। इसके अंदर मैं 1 बिलियन कॉपीज कितनी बनता हूँ, अप्रॉक्स 1 बिलियन कॉपीज बनाता हूँ, जो कि मेरा लास्ट स्टेप है, इसको कहता है एम्पलीफिकेशन, जिसके अंदर मेरी डीएनए की 1 बिलियन कॉपीज बनती है। ये 1 बिलियन, समझ आ गई। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मेरा पीसीआर कंप्लीट होता है, देन बात करते हैं हमारा किसकी, देखिए चैप्टर अब एंड होने वाला है एंड लास्ट कगार पे बैठे हम। किसकी बात करें, सेट ऑफ द प्राइमर ऑफ द चेन केमिकली सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये बात ध्यान रखना, सेट ऑफ प्राइमर, जो सेट ऑफ प्राइमर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से नीट में 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ये किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमर की। प्राइमर क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, जो कि हेल्प करता है न्यू डीएनए फॉर्मेशन, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। समझ आ गई बात आपके, ठीक है। एंड एंजाइम दैट पॉलीमरेज द एंजाइम एक्सटेंड फ्रॉम द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड द रिएक्शन व्हिच इज द जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट। इफ अ प्रोसेस इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीटेड बाय मेनी टाइम्स, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाइड कर देंगे हम अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज। कितनी, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपी। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन अचीव बाय द यूज ऑफ अ थर्मोस्टेबल डीएनए। अब थर्मोस्टेबल डीएनए यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, हमारा टेक पॉलीमरेज। क्या कहते हैं, टेक पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप होता है, जिसको मैं आइसोलेट करता हूँ किससे, एक बहुत ही हार्श बैक्टीरिया से। किससे, हार्श बैक्टीरिया पर सर्वाइव करने वाले, टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया से, जिसको कहते हैं हम क्या, थर्मस। टेम्परेचर में थर्मस आ रहा है ना, थर्मस का मतलब टेम्परेचर, एक्वेटिकस, एक्व एक्वेटिकस। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताना, इसमें ए स्मॉल क्यों है, इसमें ए स्मॉल क्यों है। अभी नीट के अंदर कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे मेरे को आइडिया होगा कि हाँ भाई आपकी कॉन्सेप्ट की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, बात करें विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, इंड्यूस द डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड, यानी कि उसको तोड़ने में हेल्प करता है ये हाई टेम्परेचर के अंदर। दिस एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट आर डिजाइन नाउ कैन यूज द लाइगेट ऑफ द वेक्टर फर्दर क्लोनिंग, फिर उसको बाद में जोड़ने में हेल्प करता है। सेकंड फोर्थ स्टेप आता है मेरा कौन सा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, वापस होस्ट के अंदर डालेंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है एम्प्लिसिन वाला। एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट सेल्स वाज सेपरेटली ट्रांसफर्ड इनटू द अगर प्लेट एंड कंटेनिंग एम्प्लिसिन, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, ओनली एम्प्लिसिन के अंदर कौन करेगा, ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो नहीं करेगा। तो इसी को सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट था। सेम वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, कौन सा वाला, सिलेक्टेबल मार्कर वाला, सिलेक्टेबल मार्कर वाला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑब्टेनिंग अ फॉरेन डीएनए फ्रॉम जीन, अब वापस से फॉरेन डीएनए को ऑब्टेन करेंगे। देखिए ये रहा कॉन्सेप्ट, देखो ये रहा, व्हेन यू इंसर्ट अ डीएनए पीस ऑफ डीएनए इन अ क्लोनिंग वेक्टर ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल सेल, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल, एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाई होगा इन द ऑलमोस्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज। अल्टीमेट एम ऑफ द प्रोसीजर ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन, हमें डिजायरेबल प्रोटीन मिलना चाहिए। डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, एमआरएनए रिलीज करता है, आरएनए रिलीज करता है, आरएनए से ही मेरा क्या रिलीज होता है, प्रोटीन। क्या रिलीज होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये मेरा प्रोटीन हो रहा है।
उसी प्रोटीन को डिजायर करने के लिए मैं पूरा स्टेप को कन्वर्ट कराता हूँ। देखिए, hence there is a need of recombinant DNA to be expressed. The foreign DNA get expressed under the appropriate condition. This expression of foreign DNA in host involved with the understanding of many technical details. After cloning, a gene interest having an optimized condition induce the expression of target protein. Target protein पे वो एक्सप्रेस करना चाहिए, सबसे मेन तो वही काम है, इससे तो हम डीएनए पूरा करा रहे हैं। हैज ओनली कंसिडर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज स्केल। अब इसको लार्ज स्केल पे ग्रो करना पड़ता है, वो कैसे करते हैं? जीन ऑफ एक्सप्रेस ऑफ हेटेरोजेनियस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको हम? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मेरा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रहा है जो कि डिजायर है मेरा, कौन सा है वो? डिजायर्ड है, यानी कि जो मेरी खुशी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Desired protein and then purified to the using for a different separation techniques. This can be also multiplied by the continuous culture. Culture का मतलब क्या होता है? ग्रोथ होता है सिंपली। सिस्टम वेयर इन यूज ऑफ मीडियम। किसका यूज करते हैं? मीडियम का। वन साइड विच फ्रेश मीडियम एडेड इनटू द अदर मेंटेन सेल बाय साइकोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। ये आपको पता है ना, ग्राफ आता है ये लॉग, लैग एंड लॉग, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करें किसकी? This type of culture method is procedure by the biomass leading the higher yield of desirable protein. अब जो मैंने प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, देखना इंपॉर्टेंट, जो मैंने प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, प्रोटीन आइसोलेट कर दिया, अब उसी प्रोटीन को मैं आगे कहाँ भेजूंगा? हमारे हाई यील्डिंग पे। कहाँ भेजेंगे? हाई यील्डिंग पे। क्योंकि मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी करी क्यों है? ताकि मैं अपने डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करूं, वहां से प्रोटीन आइसोलेट करूं और वही फिनोटाइप मैं सभी लोगों के अंदर दिखा पाऊं। सिंपली उसके लिए हम क्या करेंगे? बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसका यूज करते हैं? बायोरिएक्टर्स का, जिसके अंदर 100 से लेकर 1000 लीटर तक का कल्चरिंग की जाती है। क्या की जाती है? कल्चरिंग फॉर प्रोड्यूस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंडिविजुअल एंजाइम्स का यूज करते हैं यूजिंग अ माइक्रोबल प्लांट एनिमल ह्यूमन सेल्स एंड बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल या फिर रिक्वायर्ड, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट लेवल हो गया, सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। क्योंकि देखो, मैं क्वेश्चन उस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पीवाईक्यू काफी देखे, उनके बेसिस पे मैंने बताया कि जो बार 2025 का जो पेपर आया उसके अंदर सिंपली क्या चेंज था? उसमें सिंपली चेंज ये था कि पुराने पेपर्स में से नहीं दिया, इस बार नए क्वेश्चन जनरेट करे, न्यू चीजें लाई, क्योंकि बच्चा पीवाईक्यू जाके करता है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अपनी मॉडिफिकेशन इस तरीके से करनी है ताकि हमारे पीवाईक्यूज करते करते हम न्यू क्वेश्चन भी बना पाए। तो उसी एबिलिटी को जनरेट करना, ठीक है। टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, तो इसकी डिमांड होती है। ये रहे मेरे बायोरिएक्टर्स, ये रहे बायोरिएक्टर्स जिसके अंदर मेरा एसिड बेस और पीएच होता है। यहाँ से पीएच एसिड बेस कंट्रोल किया जाता है। मोटर होती है, फॉर्म ब्रेकर होता है। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है किस पर? लेबलिंग पर। किस पर पूछा गया है? लेबलिंग पर। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं लेबल का, ठीक है। फ्लैटेन ब्लेडर इम्पेलर, इस पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इन पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बबल डायग्रामेटिक इंक्रीज द वैल्यू। अब देखो क्या होता है, इसमें फॉर्म करते हैं, हम इस पर ऐड करते हैं, वहां से हमारा क्या होता है? कल्चरिंग होती है, कल्चरिंग में फॉर्म ब्रेक होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और देखो, मैंने बोला ना आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो नीट 2016 फेज 2 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं हाईली, इसको हम इम्पेलर के साथ घुमाते हैं। गैसेस इन्वायरमेंट होता है जो कि मूव करता है इस तरीके से। A sterile tank reactor usually cylindrical within a curved base facilitate the mixing of reactor content, जो कि reactor content कौन है मेरा? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन, ठीक है। If we look at the figure closely, a bioreactor has a aggregation, aggregation का मतलब होता है move system, oxygen delivery system, form controls form, temperature control system, pH control system, simple port so that volume of the culture can be withdraw periodically। हम हर टाइम पे, टाइम पीरियड पे क्या कर सके? उस कल्चर को निकाल सके। मेरा लास्ट आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या आता है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जो कि नीट प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, बताऊंगा कहाँ से। आफ्टर कंप्लीशन द बायोसिंथेटिक फेज, और इसको क्या बोल जाता है? बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोसिंथेटिक फेज। तो ये एक और नाम है जो नीट में पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? अनदर नेम ऑफ बायोरिएक्टर। तो कौन सा फेज है ये? बायोसिंथेटिक फेज। यहीं से बनते हैं नीट के क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं आता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। द हैज बीन सब्जेक्टेड टू द सीरीज ऑफ प्रोसीजर देन मार्केटिंग बाय फिनिश। अब फिनिशिंग के लिए भेजते हैं आगे। तो देखो, इसके लिए दो स्टेप होते हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। इसके दो स्टेप होते हैं, पहला स्टेप सेपरेशन, दूसरा स्टेप प्योरिफिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर द कलेक्टिवली रेफर्ड एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर सिंपली दो स्टेप होते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, पहला सेपरेशन, दूसरा आपको पता ही लग गया क्या? प्योरिफिकेशन। सच फॉर्मुलेशन अंडरगो द थ्रू आउट द क्लिनिकल ट्रायल केस ऑफ ड्रग्स।
स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ना कि लैब टेस्ट हो सके। लैब टेस्ट होता है और उसी लैब टेस्ट के थ्रू पता लगाया जाता है कि आगे जाके किसको कंट्रोल करना है नहीं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है क्वालिटी एंड कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये क्वालिटी चेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्वालिटी चेक। तो ये आपसे नीट के लिए पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेप ज्यादा क्वालिटी चेक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पता रखिए कौन सा, हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। तो इसी के साथ हमारे दोनों पार्ट्स खत्म होते हैं और मैंने आपको पूरा हमारा कौन सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी। इसको कहते हैं हम क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को हम एंड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एंड करते हैं, जिसके थ्रू हमने पता लगाया क्या कि आज इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने की चांस है, जिसकी वेटेज कितनी होती है, 8 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स की वेटेज 100% होती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर, विद न्यू एनसीईआरटी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।